शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी, और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा गुजरात के आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया की भी हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करने वाले को 8.5 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम मिलेगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने ये घोषणा की। दरअसल वो मद्रास म्यूजियम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की लिपि एक सदी से भी अधिक समय से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। स्टालिन के मुताबिक सिंधु घाटी के मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए लगभग 60% प्रतीक तमिलनाडु में खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों पर पाए गए प्रतीकों की तरह हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर देश भर में प्रकाश पर्व पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने अरदास के साथ ही सिख समुदाय के कई लोगों से भी मिले। पंजाब के मोगा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक शानदार प्रतिमा बनाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। इस प्रतिमा को इकबाल सिंह नाम के आर्टिस्ट ने तैयार किया है। दिखने में ये प्रतिमा हूबहू मनमोहन सिंह की तरह लगती है। इकबाल सिंह पहले भी कई नामी हस्तियों की प्रतिमा बना चुके हैं। गुजरात के अमरेली में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो खुद को बेल्ट मारते नजर आए। इटालिया ने यहां पुलिस और कुछ स्थानीय नेताओं पर पाटीदार समाज की एक बेटी के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में अंडे चोरी किए जाने के आरोपों के बाद मामले में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल वहां रात के समय सड़क किनारे अंडे बेचने वाले एक दुकानदार ने कार सवार एक परिवार पर 6 ट्रे अंडे खरीदने के पैसे चुकाए बिना वहां से भागने का आरोप लगाया था। इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन अब इस परिवार का कहना है कि जब उन्होंने रात में ही घर जाकर देखा तो ऑनलाइन पेमेंट फेल दिखाई दी थी। दावा है कि इसी के बाद वो यहां पैसे देने के लिए तुरंत रात में ही लौटे थे, लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। ऐसे में अगली सुबह परिवार के लोग आए और इस दुकानदार को 2100 रुपए का भुगतान किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे आप और आपका परिवार कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए फोन बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर चीन में फैल रहे HMPV वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी की कड़वी और भयावह यादें अभी जहन से निकली भी नहीं थी कि उससे पहले एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। चीन में पिछले कुछ दिनों से एक वायरस की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। चीन के HMPV वायरस ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। भारत में भी इस वायरस को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ भी इस वायरस के अभी तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस वायरस के फैलने से पहले परहेज को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। कोरोना महामारी के बाद से किसी भी वायरस के आने की आहट से ही डर लगने लगता है। एक बार फिर से डर की वजह चीन में एक और वायरस की दस्तक है, जिसके बाद से दुनिया सकते में है। 5 साल पहले 2020 में भी नया साल शुरू होते ही कोरोना ने दहलाया था। कुछ लोग इसे चीन से जोड़ रहे हैं तो कुछ 2025 के मौजूदा हालात को 2020 की कॉपी बता रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी। दावा किया जा रहा है कि एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की वजह से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस वायरस का कोई टीका यानी वैक्सीन नहीं है। और तो और बेंगलुरु में 2 और अहमदाबाद में 1 केस आने के बाद से भारत में भी बेचैनी बढ़ गई है। पेशेंट 24 को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और 26 को ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाए थे, उसमें मेटान्यूमो वायरस पॉजिटिव आया है। पेशेंट की कंडीशन के बारे में, पेशेंट बेसिकली डूंगरपुर राजस्थान से है और ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अहमदाबाद में आया था। इनिशियली पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा था और उसके बाद में पेशेंट थोड़ा क्रिटिकली डिटोरिएट हुआ था तो उसको वेंटिलेटर पे रखा था। एट प्रेजेंट पेशेंट स्टेबल है। अभी पेशेंट को आइसोलेशन में रखा है और कोई बच्चे को या कोई और कोई इन्फेक्शन ना होए, इसके लिए कॉर्पोरेशन हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। कोरोना से मिलते जुलते एचएमपीवी वायरस के पांव पसारने की खबर के बाद से हेल्थ मिनिस्ट्री एक्शन मोड में है। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि इस वायरस को लेकर चिंता करने की बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन में फैला ये वायरस भले ही भारत में चिंता की बात न हो, लेकिन कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों ने लोगों में इस वायरस को लेकर बेचैनी बढ़ा दी है। सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो एचएमपीवी वायरस के शिकार अभी तक ज्यादातर बच्चे हुए हैं। कोरोना की तरह इस वायरस से संक्रमित लोगों में भी खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण नजर आ रहे हैं। एचएमपीवी के संक्रमण से रैशेज की शिकायतें भी आम हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। अगर चाइना में ये फैल रहा है तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बट अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है और बहुत मर्चेंट्स और बिजनेसमैन वहाँ से आते जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पर फैल रहा है तो इंडिया में हमेशा अलर्ट रहने की तो ज़रूरत है, बट हमें इसमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके जो लक्षण है वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन नहीं है अवेलेबल और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। सीरियस डिजीज होती है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे ऑक्सीजन और फ्लूइड्स की थेरेपी से ये हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिकॉशंस इसमें बहुत ज़रूरी हैं। जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ये एक संक्रमित पर्सन से दूसरे नॉर्मल इंसान को फैल सकता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ जाए या फिर वो ऐसे सरफेसेस को टच करे जो कि एक संक्रमित इंसान की सिक्रीशन से दूषित हो चुके हैं, जैसे कि डोर नॉब, लिफ्ट का बटन या फिर डेस्कटॉप या कहीं पर भी आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं वहां से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या हैं? एचएमपीवी वायरस है जो खांसी, जुकाम, गला खराब होने जैसी समस्याएं पैदा करता है। ये वायरस सर्दियों में फैलता है, फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया का कारण बन सकता है। इस वायरस की चपेट में आने पर सामान्य सर्दी जैसा महसूस होता है। सबसे पहले साल 2001 में इस वायरस की पहचान हुई थी। हमारे देश में जो भी रेस्पिरेटरी या सांस के इन्फेक्शन होते हैं उनमें 5 से 10% हम लोग मान सकते हैं कि इस वायरस के कारण होते रहे हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं आपको जब इस वायरस का इन्फेक्शन होता है? तो जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है नोज का ब्लॉक होना, नाक बहना, सर्दी, कंजेशन, बुखार आना, सर दर्द होना,
तो ये सब मुख्य लक्षण एक माइल्ड इन्फेक्शन में हमें देखे जाते हैं, जो कि अधिकतर लोगों में होता है। कई लोगों में, जैसे कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि डायबिटिक्स, शुगर के मरीज, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट, या कोई कीमोथेरेपी लेने वाला कैंसर पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बहुत छोटे बच्चे या बुजुर्गों में ये इन्फेक्शन कभी कभार थोड़ा सा भयानक रूप ले सकता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हदों से आगे न बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। HMPV का संक्रमण ज्यादा लोगों में न फैले, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से खांसते छींकते वक्त नाक मुंह ढकने की सलाह दी है। एडवाइजरी में हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करने के लिए कहा गया है और लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक न जाने की अपील की गई है। साथ ही लोगों से ये भी कहा गया है कि अगर वो बीमार हो तो दूसरों के घरों में जाने से बचें। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या न करें। टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल न करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क में आने से बचें। बार बार आंख, नाक और मुंह को न छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज करें। डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवा न लें। अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है, और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस, बट देयर इज अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज द वायरस चेंज टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि आपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचाव रहेगा। फिलहाल डॉक्टर्स का साफ कहना है कि HMPV से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक HMPV से छोटे बच्चों और 65 साल से ऊपर उन लोगों को ज्यादा सचेत करने की जरूरत है जिसकी इम्यूनिटी कम है। फिर भी लोगों में इस वायरस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये कि कहीं इस वायरस में भी खुद को म्यूटेट करने की क्षमता तो नहीं। सवाल ये भी कि खांसी जुकाम से जूझ रहा कोई शख्स कैसे पहचाने कि वो HMPV से संक्रमित। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं पिछली बार की तरह इस वायरस को हम कम करके तो नहीं आंक रहे। अब तो ये साफ हो चुका है कि HMPV वायरस भारत में दस्तक दे चुका है। ऐसे में जरूरी है कि इस वायरस के फैलने से परहेज को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का प्रधानमंत्री मोदी को खत। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। बिहार के पटना में दिन भर के हंगामे के बाद जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को रिहा कर दिया गया। दरअसल उन्हें सुबह पुलिस ने गांधी मैदान में धरना स्थल से उठाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। वो प्रतियोगियों के समर्थन में धरना दे रहे थे, फिर उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल बॉन्ड भरने से मना किया था, लेकिन फिर उन्हें बिना शर्त जमानत मिल गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया। दरअसल पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस चुनावी वादे का नाम प्यारी दीदी योजना रखा गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने दिल्ली में इस चुनावी वादे की जानकारी दी। पार्टी के मुताबिक जिस तरह कर्नाटक में वादा निभाया गया, उसी तरह दिल्ली में भी वादा निभाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। SIT ने रविवार रात ये कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से मामले में पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने में मदद करने वाले 6 लोगों को सम्मानित किया गया। इन्हें कलेक्टर दफ्तर में 1,000 रुपए का चेक सौंपा गया। दरअसल इंदौर शहर को भिक्षु मुक्त बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी के तहत लोगों से भिक्षुओं की सूचना देने की अपील की गई है। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग की टीम ने भी भिक्षा देने वालों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है।
मुंबई के ताज होटल के सामने एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां मिली। दोनों गाड़ी एक ही नंबर से थी, जिसके चलते एक ड्राइवर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। ये सूचना मिलने पर कोलाबा पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि दोनों कारें कहां से आईं और इनमें एक जैसा नंबर क्यों लगा था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों के नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी के कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर अपशब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं रमेश बिधूड़ी के बाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। इन दोनों नेताओं की बदजुबानी पर सियासी दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। अपने काम पर वोट मांगनी, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी की जुबान पहली बार फिसली हो। कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। जब मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बीजेपी की चौतरफा किरकिरी होने लगी, तो रमेश बिधूड़ी ने माफी तो मांगी, पर दूसरों के दामन के दाग दिखाते हुए, यानी माफी मांगेंगे पर गलती मानेंगे, ये पक्का नहीं। कांग्रेस ने, लालू यादव ने बोला, उनकी पार्टी में अलायंस में, इंडी गठबंधन में है, पिछले 20 साल से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस लालू के साथ, उनकी सरकार में मंत्री लालू रहे, तो कांग्रेस ने आज तक वो महिला का अपमान नहीं है हेमा मालिनी जी का। हेमा मालिनी के बराबर क्या प्रियंका का वर्चस्व है? वो बोलेंगे आप पहले मेरी बात का जवाब दो। हेमा मालिनी के बराबर क्या प्रियंका का वर्चस्व है? वो बात नहीं, महिलाएं सर, दोनों महिलाएं। हेमा जी भी महिला है, हेमा जी भी महिला है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे हेमा जी को लेकर। रमेश बिधूड़ी ने अब तक जो भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसका खास असर दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिधूड़ी के बयान को लेकर हमलावर है। रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। देखो, बिधूड़ी जी इन चीजों को पहले भी कहते रहे, कोई नई बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है,
कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से, और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। विधूड़ी के बयान का असर सड़क पर भी दिखा। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रमेश विधूड़ी के आवास पर कालिख पोती और नारेबाजी की। वैसे इस चुनाव में सिर्फ विधूड़ी की ही जुबान फिसली हो ऐसा नहीं है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी इस बीच विवादित बयान दे डाला। उन्होंने केजरीवाल के वादों की तुलना द्रौपदी की साड़ी से कर दी। इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ये से तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए फूहड़ बयानबाजी तक हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अक्सर ऐसी बयानबाजी वोटर्स की नजर में प्रासंगिक बने रहने के लिए की जाती है। अब ये तो वोटर्स को ही तय करना है कि उन्हें ऐसी अभद्र टिप्पणियों का कैसे जवाब देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत में तेजी से बढ़ते लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की। एक तरफ जहां पहले बड़े आर्टिस्ट के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स विदेशों में हुआ करते थे, अब उनका क्रेज भारत में भी सर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बेंगलुरु, हर शहर में लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की दीवानगी इस कदर है कि लाइव कॉन्सर्ट्स ने टिकट न सिर्फ हाथों हाथ बिक जाते, बल्कि लोग ज्यादा कीमत देकर भी खरीदने को तैयार हैं। 2024 में देश भर में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के अलावा एपी ढिल्लन, करण औजला, एड शीरन, दुआ लिपा जैसे सितारों के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के टिकट चंद मिनटों में ही बिक गए। संगीत प्रेमियों ने अपने पसंदीदा सितारों की गायकी का लुत्फ उठाने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च की है। इवेंट कंपनी बुक माई शो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत के 319 शहरों में 30,687 लाइव प्रोग्राम्स किए हुए, जो कि 2023 के मुकाबले 18% ज्यादा है। और माना ही जा रहा है कि नए साल में भी कोल्डप्ले समेत कई बड़े कलाकारों के भारत में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। भारत में देशी और विदेशी कलाकारों के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को लेकर बढ़ती दीवानगी को लेकर हमने इवेंट मैनेजर और कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बॉलीवुड का क्रेज है, तो बॉलीवुड इट्स बीन अ बिग हिट राइट नाउ। चाहे हम बात करें दिलजीत के, दिलजीत इज अ लाइक समवेयर जो बॉलीवुड में भी है, पंजाबी में भी है। लोग आजकल दोनों ही पसंद कर रहे हैं उनके जॉनर। अगर मैं बात करूं बाकी उसके अलावा बॉलीवुड के, जैसे बाकी हम बात कर ले, करण औजला हो गया, एपी ढिल्लन हो गया, इनके भी ट्रैक्स है कहीं ना कहीं, मतलब दे आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड इन दिस थिंग। बॉलीवुड, पंजाबी, सूफी, हर तरीके का क्रेज बढ़ा हुआ है इस समय। आज से पहले इंडिया में कभी इस तरीके से कॉन्सर्ट्स हो ही नहीं है। हम जब भी देखते थे इंडिया से बाहर अब्रॉड अलग अलग कंट्रीज में, तो वो देख के मतलब इतना अच्छा फील करता था। जैसे पहले टुमारोलैंड होता था या इस तरीके से बड़े फेस्टिवल जब कॉन्सर्ट्स होते थे, तो देख के लगता था यार कितना बड़ा ग्रैंड सेटअप है। चाहे मैं आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, उनको इतना क्राउड मिलता था, सो वो कहते हैं ना एक क्रेज, एक वाइब अलग होती थी कि उनके लिए भी परफॉर्म करना। अलॉन्ग विद दैट जितने पार्टिसिपेंट्स होते थे, जितने गेस्ट होते थे वहां पे आते थे, दे सी कि अगर इतने जने हैं तो ऑटोमेटिकली दे फील वेरी ग्रैंड। सो ये कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं था, एंड लाइक ये दिस हैज कम इन इंडिया इटसेल्फ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, लाइक दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन दिस ग्रैंड लाइक स्केल इटसेल्फ। तो काफी अच्छा लग रहा है। जो ये क्रेज बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है, बाहर के भी आर्टिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इवन हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी जो है अब इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? लाइक जो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, फॉर इंडियाज इकोनॉमी एज वेल। अगर आप देखोगे पहले स्टेडियम्स खाली पड़े होते थे, पहले ग्राउंड्स खाली होते थे। अगर करण औजला का भी शो देखते हो, एरिया मॉल जो गुड़गांव में हुआ, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप खुद सोचो कि इंडियन ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस करने को मिल रही है वो चीजें जो पहले इंडियन ऑडियंस को नहीं मिल रही थी एक्सपीरियंस करने को,
तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो सिंगर्स हैं वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, वो इंडिया को भी एज ए मार्केट बेस देख रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखते थे। पहले कोई भी इंडिया को कंसिडर नहीं करता था। अगर आप देखो हनी सिंह के भी 5 साल पहले भी कोई कॉन्सर्ट नहीं होते थे, बट उसने भी फरवरी मार्च के अंदर अपना कॉन्सर्ट पूरा टूर अनाउंस करा है। नाउ इफ यू सी एज इंडिया इज ग्रोइंग अप, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जस्ट एक उसका डाउन साइड है कि जो लोग ब्लैक करते हैं ना उसकी टिकट्स, लाइक टिकट्स गेट सोल्ड आउट विद इन सेकंड्स, तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि लाइक अगर अप्रोक्सीमेटली आप देखो दिलजीत की एक टिकट 15,000 की थी, बट दैट गोज अप टिल लाइक 45-50,000 आफ्टर ब्लैकिंग इट। तो लाइक वाली चीज तो है, आपने सही बोली कि टिकट्स वाला, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले हम लोग वो अनुभव कर ही नहीं पाते थे, बट अब बात ये हो गई है कि अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके से होने लगे कि अगर एक स्टेट हमने मिस भी कर दी तो हम दूसरी जगह देख लेंगे। कितना अच्छा लगता है ये कॉन्सर्ट्स अब इंडिया में हो रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या होता है, हमारा जो क्वालिटी टाइम है वो हमारे फ्रेंड्स के साथ उसका हमें मिलता है। और भाई ने जैसा बताया कि स्टेडियम्स खाली रहते थे, ठीक है, उसके लिए हम बुकिंग मिल रही है, ठीक है। और मैं अपने ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करता हूँ, वो तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और बस अच्छा एक स्पॉट मिल जाता है कि लोगों के साथ जो है एंजॉयमेंट भी हो सके। लेकिन अच्छा, इससे पहले कितने कॉन्सर्ट्स आपने अटेंड करे? एक्चुअली मैंने अभी तक एक भी नहीं किया, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। बहुत चीज़ें, और फिर जो भी है वो ब्लैक में मिल रही है, तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है, ओवर प्राइस करके, ओवर हाइप करके वो चीज़। और कहीं ना कहीं जिसका ये अच्छी चीज़ है कि लोग आके कनेक्ट करते हैं, वेरियस आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं एक साथ मिलकर। बट जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ बुरी चीज़ भी है कि जो अभी इंडिया में सीन है कि जो मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है अभी, जो भी जहाँ भी हो रहा है। तो हाँ, अभी करण औजला वाले में हुआ था, फाइट्स हो रही है, हाँ स्नैचिंग हुई है, और ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल। कॉन्स जो है वो अपने हर किसी चीज के होते हैं, लेकिन अभी तक हम इंडिया के आर्टिस्ट को सुन पाते थे, इंडियंस हमारे जितनी भी है। बट अब फॉरेनर्स आई मीन बाहर की जो हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट है वो आके कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कितनी खुशी देता है। पहले इंडियन पॉपुलेशन को इंडियन आर्टिस्ट का एक्सपोजर होता था, बट या दिस इज रियली अप्रिशिएटिंग थिंग कि अब हम बाहर के फॉरेनर्स आर्टिस्ट को भी सुन पाते हैं। जैसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हैं अभी इंडिया में रिसेंटली, एंड अभी भी आने वाले हैं, अभी भी दे आर अपकमिंग मैनी शोज विच आर गोइंग टू बी अपकमिंग इन दिल्ली एंड वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम, लाइक they are giving them space to explore India also. I think this is very appreciating steps. और अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें मौजूद हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको मिलवाएंगे महाराष्ट्र के यवतमाल की एक बहादुर बेटी से। नाम शौर्या बजाज है, जिसने सबसे कम उम्र में लद्दाख की क्यागर चोटी को फतेह कर इतिहास रच दिया है। शौर्या ने कमाल महज 18 साल की उम्र में किया है। लद्दाख की 6100 मीटर से ज्यादा ऊंची क्यागर चोटी फतेह कर भारत की बेटी ने परचम लहरा दिया है। ये फतेह इसलिए मायने रखती है कि यवतमाल की रहने वाली 18 साल की शौर्या ने सबसे कम उम्र में ये इतिहास रचा है। और दूसरी अहम बात ये कि शौर्या ने जब चोटी पर तिरंगा फहराया तब पारा 0 से 37 डिग्री नीचे गोते लगा रहा था। क्यागर चोटी की कठिन और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के दौरान कुदरत जब कदम कदम पर इम्तिहान ले रही थी, बर्फ और धुंध की वजह से बार बार सफेद घना कोहरा छा रहा था। ऑक्सीजन का स्तर भी कम था, जिससे ऊपर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो रहा था। शौर्या ने अपना साहस नहीं छोड़ा, दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार क्यागर री की 16,176 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर भारत का नाम रोशन कर दिया। पहले तो जब हमने चालू किया तब पूरा जोश था, सब लोग एकदम ताकत में थे, एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो वैसे वैसे हिम्मत कम हो रही थी, ताकत कम हो रही थी, पर हिम्मत उतनी बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोग ऊपर पहुंचते जा रहे थे तो लग रहा था कि हर एक कदम के साथ हम लोग जो समिट है उसके एक कदम और पास जा रहे हैं। तो आखिरी तक तो ताकत पूरी खत्म हो चुकी थी, पर जो खुशी थी वो सबसे ज्यादा थी। शौर्या ने इस चोटी पर जीत के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर की दौड़ लगाया करती थी। 6 महीने तक लगातार व्यायाम किया, साथ ही सीनियर की सलाह के मुताबिक इस दौरान डाइट लेती रही। 31 दिसंबर को रात 8 बजे शौर्या ने माउंट क्यागर री शिखर की चढ़ाई शुरू की। अगले दिन यानी 1 जनवरी को 12:30 बजे उन्होंने शिखर पर कदम रखा और बड़ी शान से तिरंगा फहराया।
शौर्या को चढ़ने में 16 घंटे और उतरने में 9 घंटे लगे। डर तो था क्योंकि हम लोग कहाँ पैर रख रहे हैं और कौन सा पत्थर ढीला है वो हमें इतना पता नहीं था, तो काफी सोच सोच के पैर रखना पड़ रहा था। एंड अंधेरे के लिए हम लोग हेड टॉर्च चालू करके चल रहे थे एंड बाकी तो खुद पर भरोसा करके कि हम लोग जहाँ पैर रख रहे हैं वो सही रहेगा। इससे पहले शौर्या ने एवरेस्ट बेस कैंप में हिस्सा लिया था। उस समय 13 दिन में 220 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ी थी और अब शौर्या की इस कामयाबी ने माँ बाप का भी हौसला बढ़ाया है कि बेटी एवरेस्ट भी फतेह कर सकती है। छोटी सी बच्ची कैसे ये सब कर पाएगी, उसके बाद उसकी हिम्मत देख के हम खुद अचंभित रह गए कि उसने इतिहास रच दिया। सबसे छोटी 18 वर्ष की उम्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाली सबसे छोटी बच्ची रही उस माउंटेन पर, तो उससे हम बहुत ज्यादा गौरवान्वित हुए और बहुत ज्यादा खुशी हुई। और सब लोगों ने इतनी बधाइयां दी हैं, हमें इतने विशेष दिए हैं कि अब आगे के लिए भी हम उसे ये प्रेरणा दे रहे हैं कि और भी ऊपर माउंट एवरेस्ट तक वो जा सकती है। शौर्या ने ये कमाल व्हाइट एक्सपीडिशन टीम के साथ जुड़कर किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से इनमें 11 सदस्य शामिल थे। शौर्या इस टीम की सबसे छोटी सदस्य थी, साथ ही देश की अब तक की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं, जिसने कियागर चोटी पर पताका फहराई है। व्हाइट एक्सपीडिशन का मकसद पर्वतारोहण को बढ़ावा देना है ताकि देश दुनिया में लोग पर्वतारोहण में आगे आ सकें। मुंबई से अबिज करांदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।